हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं ग्रॉसिंग अप। बेसिकली जो इनकम आप रिसीव करते हैं वो नेट इनकम होती है, टीडीएस काटने के बाद आपको मिलता है। अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल गई तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? नहीं, 1 करोड़ रुपए में से 30% टीडीएस कट जाएगा और आपको मिलेंगे सिर्फ 70 लाख रुपए। तो 70 लाख रुपए जो मुझे रिसीव हुए हैं, इसमें हम ऐसी कौन सी कैलकुलेशन करेंगे कि वो वापस 1 करोड़ रुपए बन जाए, हम इनकम कंप्यूट कर पाए 1 करोड़ रुपए की। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रॉसिंग अप, राइट। बेसिकली द नेट इनकम दैट यू हैव रिसीव्ड, उससे हम जो ग्रॉस इनकम कंप्यूट करते हैं उसी को कहा जाता है ग्रॉसिंग अप। फॉर एग्जाम्पल, आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं और आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं, तो क्या आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा? नहीं, आपको 70 लाख रुपए ही मिलेंगे। आप कहेंगे नहीं सर, मैंने तो देखा अमिताभ बच्चन जी उसी समय तुरंत हाथों हाथ 1 करोड़ रुपए का चेक पकड़ा देते हैं। वो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए होता है, राइट। वो चेक वापस ले लिया जाता है और टीडीएस काटने के बाद 70 लाख रुपए दिया जाता है। एक्चुअल में अगर वहां पे टीडीएस काट के पेमेंट पकड़ाया जाएगा 70 लाख रुपए, तो पब्लिक को समझ में नहीं आएगा ना। जो लोग टीवी देख रहे हैं कहेंगे ये क्या नाटक हो रहा है, जीता 1 करोड़ है, 70 लाख क्यों मिल रहे हैं, राइट। अदरवाइज तो ये तो अनलॉफुल हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा एकदम, बिल्कुल भी टीडीएस काटे बिना तो पेमेंट की ही नहीं जा सकती है। तो जितनी भी तकदीर वाली इनकम है उस पर क्या कट रहा है? 30% का टीडीएस कट रहा है, राइट। तो कटने के बाद जो पैसा आ रहा है उससे मेरी ग्रॉस इनकम कंप्यूट कैसे की जाएगी, उसे कहा जाता है ग्रॉस इनकम, राइट। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट की इनकम है तो उस पर 10% का टीडीएस कटा होता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए का ब्याज है तो हमें 1 लाख रुपए नहीं मिला होता है, हमें 90,000 ही मिलता है। 90,000 रुपए से वापस से हम कंप्यूट करते हैं मेरी ग्रॉस इनकम कितनी थी, 1 लाख रुपए। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रॉस इनकम। आइए देखते हैं। ग्रॉस इनकम, लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसमें 30% का टीडीएस कटा है। As in the case of some other income, there is also a provision of tax to be deducted at source from income from winning of lotteries, horse race, crossword puzzles. The rate of TDS in such cases is 30% if the income exceeds 10,000. अच्छा, अगर इनकम 10,000 से ज्यादा है तभी टीडीएस कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। मतलब समझिएगा, अगर आपकी लॉटरी की इनकम 8,000 रुपए है तो आपका टीडीएस एप्लीकेबल होगा निल, और आपको रिसीव भी कितना होगा? आप रिसीव करेंगे 8,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी लॉटरी इनकम मान लेते हैं 11,000 रुपए है तो आपका टीडीएस हो जाएगा 3,300 रुपए, और आपको नेट इनकम जो रिसीव होगी वो कितनी होगी? 7,700। आप तो कहेंगे सर ये क्या बात हो गई, 8,000 की लॉटरी खुली तो 8,000 रुपए पूरा मिल गया, 11,000 की खुली तो सिर्फ 7,700 रुपए मिले, बल्कि कम ही मिल गए। ऐसा ही होता है, दिस इज ओनली लॉ, ठीक है। अगर 10,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा होगा तो टीडीएस कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम कर देते हैं, अगर 10,000 रुपीज है तो टीडीएस एप्लीकेबल निल है, जबकि अगर यही 10,001 होता तो टीडीएस एप्लीकेबल होता। इफ इट इज 10,001 तो टीडीएस लगेगा, यहां टीडीएस एप्लीकेबल है, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल 10%, 30% टीडीएस कट जाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? Such tax deducted at source is income and the amount received is net income. भाई जो ग्रॉस आपकी इनकम है वही टैक्सेबल इनकम है, राइट। बाकी जो मिलता है वो तो नेट इनकम है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। इन दिस केस द नेट इनकम विल हैव टू बी ग्रॉस्ड अप एज अंडर। तो जब भी आपके पास एक क्लाइंट आएगा व्हेन यू आर इन प्रोफेशनल एंड ही सेज कि भाई मैंने 70 लाख रुपए जीते हैं लॉटरी से, ठीक है, मुझे 70 लाख रुपए की चेक मिली है लॉटरी से, या 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, तो आपको ग्रॉसअप करके उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी। जो खाते में आया वो इनकम थोड़ी ना है। If a person wins a lottery of 1 lakh, tax must have been deducted at the rate of 30%, and the net amount received by the SSC would be 70,000, that is 1 lakh minus 30,000. Grossing up would be done. This is the process: 70,000 into 100 upon 100 minus 30. तो ग्रॉसिंग अप का आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं हम यहां पे। Amount received
इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, ग्रॉसिंग अप, इससे इनकम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी इनकम रिसीव्ड रुपीज 35,000, ठीक है। कैलकुलेट लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम रिसीव तो 35,000 हुई है, लॉटरी इनकम है कितनी फिर? रिसीव ना 35,000 हुई है, इनकम हो जाएगी 35,000 अमाउंट रिसीव्ड इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस कितना है तकदीर वाली इनकम पे? 30% का, ठीक है। और जो ब्याज की इनकम होगी उस पे रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10% का। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 30% पे टैक्सेबल हो, वो 10% पे टैक्सेबल होता है, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि लॉटरी इनकम टैक्सेबल किस पे होती है? 30% पे, लेकिन इंटरेस्ट की इनकम किस पे टैक्सेबल होती है? स्लैब रेट पे, ठीक है। वो टैक्सेबल होगी स्लैब रेट पे, लेकिन टैक्स काटा कितना जाता है? वो 10% काटा जाता है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिए, तकदीर वाली इनकम पे टीडीएस कटता है 30% के रेट से। क्या रेट से आपको टैक्स देना है? फाइनली आपको देना भी 30% के रेट से ही टैक्स है, राइट। जब आप अपना टीडीएस कटने का मतलब क्या होता है? आपका पहले से टैक्स इतना काट लिया गया है, फिर फाइनल आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें से टीडीएस घटाएंगे, बैलेंस सरकार को और दे देंगे। जैसे आपका तो टीडीएस कटा 30%, कितना हुआ? आपका टीडीएस कटा है, यहां पे देखा जाए तो यहां पे कितना कटा? 15,000 रुपए का टीडीएस कटा, ठीक है। ये 50,000 हो गया ना, इनकम 50,000 हो गई। इनकम 50,000 है, आपका 15,000 का टीडीएस कटा है, लेकिन आपका टैक्स एक्चुअल में 15,000 नहीं बनेगा, आपका ज्यादा बनेगा। 50,000 का 30% टैक्स 15,000 प्लस उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो अभी थोड़ा सा टैक्स ज्यादा आ जाएगा आपका। तो आप क्या करेंगे, जो भी टैक्स कैलकुलेट होता है उसमें से टीडीएस घटाया जाता है और बैलेंस टैक्स पे कर दिया जाता है सरकार को। जैसे अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आप ऐसे समझ लीजिए आपका एडवांस टैक्स सरकार के पास जमा है, जिसने आपको इनकम दी वो आपका टैक्स जमा कर दिया है इतना। बाकी बैलेंस टैक्स आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, अपनी इनकम कंप्यूट करेंगे, आप टैक्स कंप्यूट करेंगे, और जो डिफरेंशियल होगा वो सरकार को पे करेंगे। ब्याज के केस में क्या होगा? टीडीएस कटेगा 10% के रेट से, टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? स्लैब रेट के हिसाब से, फिर माइनस करेंगे वो जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, बैलेंस सरकार को पे करेंगे। और हो सकता है कि आपका टीडीएस ही ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वट एवर टीडीएस इज बीइंग डिडक्टेड, वो आपके लिए आपका एडवांस टैक्स है, जो किसने डिपॉजिट कर दिया? उसने डिपॉजिट कर दिया जिसने आपको वो इनकम दी है। एकदम परफेक्ट है। तो मैं आपको यहीं पे लिखवा दूं, टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस विनिंग वाला जितना भी इनकम होता है, ठीक है, तकदीर वाली, उसमें 30% है और इंटरेस्ट पे 10% है। तो रेट ऑफ टैक्स आप अकॉर्डिंगली करके ग्रॉसिंग अप कर लेंगे। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ग्रॉसिंग अप का, अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100 अपॉन 100 माइनस टीडीएस रेट। Interest income. Tax is also to be deducted at source on interest on securities at the prescribed rates of tax. For income tax purpose, what is to be charged to tax is the gross amount of interest. Therefore, if the net interest is given, it has to be grossed up to arrive at the taxable amount. In the case of government securities other than GOI saving taxable bond, grossing up is not required as there is no deduction of tax at source. अच्छा, आपको ध्यान रखना क्या है, इंटरेस्ट के केस में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, देयर इज नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटता, सिर्फ गवर्नमेंट की एक ही सिक्योरिटी है जिसपे टीडीएस कटता है, तो इसलिए वो रट लेना होगा। जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ये नाम रटिए, याद कर लीजिए, जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, इसी पे टीडीएस कटता है, ठीक है। इसके अलावा किसी पे टीडीएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नहीं कटता, बाकी प्राइवेट सिक्योरिटीज होंगी उस पे टीडीएस कटेगा। However, grossing up is required in the following securities. तो गवर्नमेंट जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ये भी अपने आप में दो बार आया था, एक बार 2003 में आया था, 2018 में आया था, ठीक है। 2003 में जब आया था तो 8% का ब्याज सरकार दे रही थी, फिर 2018 में जब आया तो 7.75%। इस पे टीडीएस कटेगा, ठीक है, इस पे टीडीएस कटेगा, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और बस इन्हीं पे कटेगा, इसके अलावा किसी पे नहीं कटेगा, ठीक है। अब बाकी प्राइवेट सिक्योरिटीज जितनी भी है उन सब पे टीडीएस कटता है, ठीक है। बाकी दूसरी कंपनियों के जो भी डिबेंचर बॉन्ड्स होंगे सब पे टीडीएस कटेगा।
अच्छा, कब कटता है टीडीएस, ये बात समझ लेते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे, ये जो दोनों सिक्योरिटीज है, इस पे टीडीएस तब कटता है इफ द इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000 पर एनम, तो 10% है, रेट तो 10% है, लेकिन ये 10,000 से ज्यादा होगा तब कटेगा। नॉन गवर्नमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज हैं उस पे अगर 5,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। ठीक है। अच्छा, क्या मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टैक्स नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होती है? नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टीडीएस नहीं कटता। ठीक है। अगर एक इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है कि नहीं, वो सेक्शन 1015 में पढ़ाया जाता है। हालांकि एग्जेम्प्ट इनकम में चैप्टर में मैंने इसको पढ़ाया, लेकिन एक बार दोबारा से पढ़ा दूंगा सेक्शन 1015 में कि कौन कौन सा ब्याज एग्जेम्प्ट है। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कुछ एग्जेम्प्ट भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे वाइडर नहीं कह सकते कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है, नहीं, उसपे टीडीएस नहीं कटता। दो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की ऐसी है जिसपे टीडीएस कटता है, जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। ठीक है, नाम से भी याद आ जाएगा क्योंकि इस पे वर्ड टैक्सेबल लिखा हुआ है इन दोनों ही बॉन्ड पे। हालांकि टैक्सेबल तो सारी सिक्योरिटी होती है, इस पे टीडीएस कटता है, जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003-2018। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था इस पे, ये बहुत कोई याद रखने वाली बात नहीं है, बस आप नाम याद रख लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो तो एग्जाम में बता ही देगा आपको कि इतना % ब्याज है अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करेगा तो। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर 5,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा 10% के रेट से। ठीक है। ग्रॉस इनकम ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ब्याज मिला है, जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड नहीं है, कोई और होगी इसका मतलब है। ठीक है, 12,000 रुपया, तो इस पे तो टीडीएस कटता ही नहीं है, तो इनकम कितनी होगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी? 12,000। टीडीएस तो कटता ही नहीं ना इस पे, सिर्फ जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड पे ही कटता है। ठीक है, अब आइए, जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, इस पे टीडीएस कटा होगा? नहीं, 10,000 रुपए से ऊपर का अगर ब्याज होता है तभी टीडीएस कटता है। ठीक है, वो भी 10% का। तो अब इसका ब्याज तो ज्यादा होगा ही नहीं ना, कि मतलब 6,000 रुपए का ब्याज है तो टीडीएस बिना काटे ही आया होगा ये, राइट। 10,000 से ऊपर का ब्याज होता है तब टीडीएस काट के आता है। तो इंटरेस्ट ऑन जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 6,000 रुपया, 18,000 रुपये इनकम हो गई, कोई ग्रॉसिंग अप की जरूरत ही नहीं पड़ी, देखा आपने। अच्छा, अब आपके मन में क्या आएगा, कहां पे रियल में प्रॉब्लम आती है? जैसे जब अगर ये कह दे जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड का इंटरेस्ट पता है कितना है रिसीव हुआ है? रिसीव हुआ है आपको 9,500। अब समझ में नहीं आता कि ये ब्याज 10,500 के आसपास है, काट के टीडीएस इतना 9,500 आया है, कि 9,500 का ही ब्याज था इसलिए बिना टीडीएस काटे 9,500 आ गया। यहां कंफ्यूजन होगा कि नहीं, ये बताइए, क्योंकि टीडीएस ऐसा भी तो हो सकता है कि 10,000 से ज्यादा हो, टीडीएस काटने के बाद 9,500 आया हो। ऐसा भी हो सकता है ब्याज ही 9,500 था इसलिए बिना टीडीएस काटे 9,500 आ गया। हो रहा है कंफ्यूजन? एग्जाम में ऐसा फिगर लिखेगा ही नहीं। जिसको जिसको परेशानी हो रही है, अब ये कैसे करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, तो आपको ऐसी फिगर देगा ही नहीं। फिगर देगा, मान लीजिए 8,000 रुपया देगा या सीधे 12,000 रुपया कर देगा, बीच का कोई फिगर नहीं लाएगा कि टीडीएस कटा भी हो सकता है, नहीं भी कटा हो सकता है, और आप बैठ के सोच रहे हो। अंडरस्टूड एवरीवन? तो इसीलिए मैंने 6,000 लिया। क्या 9,000 रुपए की फिगर हमने ली? नहीं। ठीक है, 9,000
200-300 कुछ इस तरीके की फिगर ली? नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? आइए अगला देखते हैं। लिखता है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या लिखा है इसने? टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज नॉन गवर्नमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटीज नहीं है। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स फ्री तो हो ही नहीं सकती अनलेस गवर्नमेंट खुद से उसको स्पेसिफाई ना करे सेक्शन 1015 में, राइट। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स फ्री का क्या मतलब है? मार्केट में हर कोई पता है डिबेंचर्स अपने कैसे बेचता है। टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ एसीसी सीमेंट्स, टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ सो एंड सो। हर कोई वर्ड यूज करता है टैक्स फ्री, ठीक है। मुझे डिबेंचर बेचने, मैंने पता है क्या लिखा? टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ राज लिमिटेड। अरे मेरे लिख देने से राज लिमिटेड के डिबेंचर टैक्स फ्री थोड़ी ना हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट में हर कोई टैक्स फ्री वर्ड अपने डिबेंचर के आगे लिख देता है। आइए समझाता हूं आपको। बेचने का यह तरीका है 12% टैक्स फ्री डिबेंचर राज लिमिटेड, ठीक है। अब आपने ये डिबेंचर खरीद लिया 1 लाख रुपए का, राइट। तो 1 लाख रुपए पे ब्याज कितना बनेगा? आपका इंटरेस्ट होगा कितना? 1 लाख रुपए इंटू 12%, दैट इज 12,000 रुपए, राइट। नॉर्मली आपका टीडीएस कटना चाहिए, होता है कि नहीं? अगर 5,000 रुपए से प्राइवेट कंपनी का ब्याज है तो 5,000 रुपए से ऊपर पे टीडीएस कटता है। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 5,000 के ऊपर ही टीडीएस कटेगा। तो क्या यहां टीडीएस कटना चाहिए? हाँ, बाकायदा आपको टीडीएस कट के ही ये पैसा मिलना चाहिए था। लेकिन जब हम ये कहते हैं ना टैक्स फ्री डिबेंचर, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम कहते हैं टैक्स फ्री डिबेंचर, तो इसका मतलब ये होता है कि टैक्स की चिंता मत करो, ये हम पे कर दिए। राज लिमिटेड ये कहना चाहता है 12,000 रुपए टैक्स काटने के बाद तुमको दिए। बस ध्यान दीजिएगा, टैक्स फ्री कह देने से वो टैक्स फ्री थोड़ी ना हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि उस पर टैक्स नहीं देना है। हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा टैक्स फ्री है, 12% हम तुमको टीडीएस के बाद देंगे। मतलब ये 12,000 रुपए सीधे पे कर दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअल में ये इंटरेस्ट की इनकम पता है कितनी है? ये सीधे पेड होती है। ध्यान दीजिएगा, ये सीधे सीधे पेड हो गई 12,000, ठीक है। ये इनकम कितनी है मालूम है? ये इनकम ये 12,000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10, ये इनकम है। ₹13,333। इसका मतलब होता है कि टीडीएस जो काटा गया है 1,333 रुपया। अब समझ में आया आपको बात? जब हम बोलते हैं ना टैक्स फ्री है, तो इसका मतलब होता है जितना ब्याज बन रहा है वो पूरा दे देते हैं। नॉर्मली पूरा दिया नहीं जाता है। जैसे अगर ये कोई और होता, अब इसी के बगल में एक काम करते हैं, हम एक दूसरे बॉन्ड की बात करते हैं। मान लीजिए इसका नाम होता 12% डिबेंचर राज लिमिटेड, 12% डिबेंचर राज लिमिटेड, वही 1 लाख रुपया का। तो इसका इंटरेस्ट जो बनता है वो बनता है 1 लाख का 12%, 12,000 रुपया। और ये इंटरेस्ट की इनकम है, इसको ग्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। 12%, 1 लाख रुपए का 12% तो ब्याज बना है। कंपनी पे कितना करेगी पता है? पे करेगी कंपनी, अब इसमें से टीडीएस काटा जाएगा, 12 जाएगा 10%, 1200 टीडीएस कटेगा और पे होगा 12,000 माइनस 1200 यानी कि 10,800 रुपया। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर हम सिर्फ राज लिमिटेड बोल रहे डिबेंचर बोल रहे हैं और सिर्फ टैक्स फ्री डिबेंचर बोल रहे हैं, इसमें क्या अंतर होता है? ये मार्केट में ना बेचने का तरीका है। एक्चुअली टैक्स फ्री बोल देने से लोग एकदम आकर्षित हो जाते हैं, बॉन्ड बहुत तेजी से खरीदते हैं। टैक्स फ्री बोल देने से टैक्स फ्री थोड़ी ना हो जाएगा, ये मार्केट स्ट्रैटेजी है बेचने की। ध्यान दीजिएगा, आप इनकम टैक्स के बच्चे हो, आप ये सब झांसे में ना आ जाना। टैक्स फ्री का मतलब सिर्फ इतना होता है कंपनियों के लिए, जो टैक्स फ्री वर्ड यूज कर रही हैं उनके लिए मतलब ये होता है कि टैक्स की झंझट आपकी नहीं, वो आपके लिए फ्री है। टैक्स का मतलब यहां पे टीडीएस है, टीडीएस आपके लिए फ्री है, वो हम देंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर अब 12%
टैक्स फ्री डिबेंचर खरीदे और राज लिमिटेड का 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का 12%, 12,000 रुपए आपकी इनकम नहीं है। इनकम टैक्स कहता है आपकी इनकम है 13,333 रुपया, ग्रॉसअप करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एक और तरीका है ये सब फर्जीफिकेशन करने का, ठीक है। दूसरा तरीका है, एक तो टैक्स फ्री बोलते हैं लोग, लेस टैक्स बोलते हैं। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेस टैक्स मतलब टैक्स लेस कर दिए हैं, टैक्स लेस करने के बाद इतना दे रहे हैं, तो टैक्स फ्री वर्ड यूज करें, लेस टैक्स वर्ड करें, एक ही बात है। आप समझ जाइएगा, ये फाइनल पैसा, अगर हम 12% बोलते हैं तो 12% देंगे आपको, टीडीएस अलग से जमा करेंगे, दोनों में एक ही चीज होती है। क्या आपको क्लैरिटी मिली थोड़ी सी? क्या आप एक छोटा मोटा एग्जाम्पल सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलिए कोशिश करते हैं। रिसीव्ड लॉटरी विनिंग ₹70,000, received interest on government securities ₹15,000, received interest on 10% tax-free debenture of Raj Limited, ₹12,000. Received interest on 10% debenture of Agrawal Limited, face value of debenture ₹3 लाख। कितना ब्याज मिला ये बताया नहीं, मिला है बस इतना बोल दिए, ठीक है। हमने बोला रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर ऑफ अग्रवाल लिमिटेड, फेस वैल्यू जिसकी 3 लाख रुपया है, खेल खत्म बस। अब बताइए आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है? जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, इनकम निकालिए और फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। आंसर भी बताइएगा मुझे, आपका आंसर कितना आया बताइए मुझे। आपकी वीडियो पॉज होनी चाहिए, मैं आंसर कर रहा हूं। लॉटरी 70,000 रुपये ग्रॉसिंग अप होगी, 70,000 इंटू 100/70, 1 लाख रुपया, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे ना टीडीएस कटता नहीं है, तो ये 15,000 रुपये पे टीडीएस नहीं कटा होगा। सिर्फ एक ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसपे टीडीएस कटता है, वो है जीओआई सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, ठीक है। 2 बार आया था वो अलग अलग साल में, 2003 और 2018 में, बस इसी पे टीडीएस कटता है, बाकी पे नहीं कटता है। वो भी 10,000 से ऊपर होगा तो कटेगा, ठीक है। तो इस पे टीडीएस नहीं कटा होगा, ये ग्रॉस इनकम है। फिर 10% टैक्स फ्री डिवेंचर है राज लिमिटेड का, 12,000 रुपये ब्याज आया इस पे, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन दिस रुपीज 12,000 रुपये का ब्याज आया। तो क्या इस पे टीडीएस कटा होगा? 110% टीडीएस कटा है। ये 12,000 रुपये का जो अमाउंट आपको फाइनली मिला है, ये टीडीएस के बाद का है, ठीक है। 12,000 इंटू 100/100 माइनस 10, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 12,000, 13,333 रुपया, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर ऑफ अग्रवाल लिमिटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अग्रवाल लिमिटेड, तो ये आपका ब्याज कितना बनेगा? 3 लाख का 10%,
3 लाख का 10%, ये आपकी इनकम है 30,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा आपको मिला कितना होगा, आपको मिला होगा 27,000 रुपया। इनकम तो 30,000 रुपया है आपकी, मिलेगा 27,000 रुपया, 10% और काट के इसमें से। जैसे यहां पे भी हम लिख देते हैं रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री डिवेंचर ऑफ राज लिमिटेड, फेस वैल्यू 1 लाख, या 12%, एक फेस वैल्यू 1,20,000। आइए तब भी क्या अंतर आता, अब यहाँ पे हम 12,000 रुपया बताने की बजाय फेस वैल्यू 1,20,000 बोल रहे हैं। तो 1,20,000 का 10% ब्याज कितना बना, 12,000। तो यहाँ पे जैसे 3 लाख का 10% 30,000 लिखे हो, क्या यहाँ पे 1,20,000 का 10% 12,000 यहाँ लिख देते, जल्दी बताओ। नहीं लिखते, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं 10% टैक्स फ्री ना, तो इसका मतलब है कि टीडीएस के बाद 10% देना है। तो 10% 12,000 टीडीएस के बाद हुआ है। जब हम टैक्स फ्री नहीं बोलते तो टीडीएस अब उसमें से कटता है। और ध्यान दीजिएगा हमें इनकम हमेशा ग्रॉस अप वाली लेनी है। तो 10% अगर हमने टैक्स फ्री बोल दिया तो टीडीएस के बाद 12,000 रुपया बनेगा। 1,20,000 का 10% 12,000 टीडीएस के बाद बनेगा। आंसर यही आएगा। अंडरस्टूड। हम लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे अभी ऐसे, तो ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये इनकम हो गई आपकी 1,58,333 रुपए की। आइए, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 57। ये क्या है, डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। एक बात बताइए, लॉटरी विनिंग वाले से एक्सपेंसेस घटाने को मिलेगा? अरे वहां से तो मिलता ही नहीं है। क्या बाकी इनकम से घटाने को मिलता है? हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से आपको खर्चे घटाने को मिलेंगे। तो अभी आपने दो चीजों का ग्रॉसिंग अप देखा, एक तो ये लॉटरी इनकम देख लिया, इंटरेस्ट इनकम देख लिया। तो ये जितनी लॉटरी इनकम है इससे तो कुछ खर्चा घटाने को मिलेगा नहीं। ये इंटरेस्ट इनकम ग्रॉसअप करने के बाद आप खर्चा घटाएंगे। क्या क्या? कलेक्शन चार्जेस, any reasonable sum paid by way of commission or remuneration to a banker or any other person for the purpose of realizing the interest। मान लीजिए चेक आई और बैंक ने चेक कलेक्शन चार्जेस कुछ घटा लिया। मान लीजिए 15,000 रुपए की चेक आई, 150 रुपया बैंक ने चार्जेस लगा दिया उस पर कलेक्शन चार्जेस करके, तो ठीक है, वो खर्चा अलाउ होगा, राइट। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने डिबेंचर में पैसा लगाया था कोई लोन लेके किसी से, ठीक है, तो मैंने जो लोन पे ब्याज पे किया वो घटाने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से। जैसे क्वाइट पॉसिबल कि हमने 10% पे किसी से एक लोन लिया और 12% डिवेंचर में पैसा लगा दिया। पॉसिबल है कि नहीं? कर सकते हैं। अरे यार, तो तुम्हारी नेट कमाई कितनी है? वो एक्स्ट्रा जो कमा रहे वही ना तुम्हारी कमाई है। ऐसा तो ना 12% ब्याज डिवेंचर से आया तो वो इनकम हो गई। अरे उस पैसे को लगाने के लिए हम लोन लिए हैं 10% पे, तो वो ब्याज घटाने को मिलना चाहिए, मिलेगा। हाँ, लोन लेके लॉटरी खरीद लोगे तो ब्याज घटाने को मिलेगा नहीं। अरे उस लोन का ब्याज तो क्या, जो लॉटरी खरीदो 10 रुपए की, वो भी घटाने को नहीं मिलेगी। एनी अदर एक्सपेंडिचर, क्या और कोई खर्चा भी घटाने को मिल सकता है? हाँ, कोई भी खर्चा अगर वो इनकम से रिलेटेड है, उस इनकम को कमाने के लिए आप इनकर किए, घटाने को मिलेगा। वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर नहीं होना चाहिए। अगर जेन्युइन बिजनेस वो उस इनकम को जनरेट करने का जेन्युइन खर्चा है तो घटाने को मिलेगा। तो एनी अदर एक्सपेंडिचर भी अलाउ कर रहा है। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर नहीं होना चाहिए। वो एक्सपेंस किया जा रहा है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम। उस इनकम को जनरेट करने के लिए वो खर्चा किया गया है, तो कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और इनहैंस्ड कंपनसेशन। याद है, जब आपकी जमीन मकान कंपल्सरी एक्वायर कर लिया गवर्नमेंट ने, कंपनसेशन डिसाइड तो कर दिया लेकिन समय पे दिया नहीं, तो आप कोर्ट में केस कर दिए, भाई हमको इस कंपनसेशन पे क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, क्योंकि देर से आया है। फिर आप एक केस और ठोके थे, किस बात का, इनहैंस्ड कंपनसेशन का। तो इनहैंस्ड कंपनसेशन भी मिला लेकिन वो भी देर से मिला, तो इनहैंस्ड कंपनसेशन का ब्याज, यहां पे सिर्फ ब्याज की बात आ रही है, कंपनसेशन या इनहैंस्ड कंपनसेशन की नहीं। इनिशियल कंपनसेशन का ब्याज और इनहैंस्ड कंपनसेशन का ब्याज, ये जो आपको मिलता है, इसमें से आपका खर्चा क्या होता है, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी का। तो ये खर्चा क्या हो के रहेगा? हाँ, अरे बिना कोर्ट कचहरी के आपने कर लिया हो, ब्याज ले लिया हो सरकार से, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो कितना घटाने को मिलेगा? 50%। जितना आपको इनकम आ रही है उसका आधा फ्लैट घटाने को मिलेगा आपको एज एन एक्सपेंडिचर। ये मतलब है ही नहीं कि कोर्ट कचहरी में कितना खर्चा हुआ। 50% ऑफ सच इनकम शैल बी अलाउड एज एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस। मैं समझाता हूं, लिखिए इस एग्जांपल को लिखिए।
इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ₹2,50,000। लिटिगेशन एक्सपेंस, ठीक है, केस ए, हम अलग अलग केसेस में क्या क्या था हम बता रहे हैं। लिटिगेशन एक्सपेंस ये मान लीजिए कि ₹30,000 है। दूसरा केस बी, सब में निकलवाएंगे इनकम। केस बी लिटिगेशन एक्सपेंस मान लेते हैं 2 लाख रुपया है। तीसरा केस जितना ब्याज है उससे ज़्यादा तो लिटिगेशन में ना खर्चा लग गया, 3 लाख रुपया, उससे ज़्यादा ही खर्चा लग गया। ठीक है, सॉल्यूशन केस ए हो, बी हो और सी हो, कोई भी केस हो, इनकम एक ही निकलेगी। इंटरेस्ट कहलाएगा 2.5 लाख रुपया और उसमें से एक्सपेंस घटेगा लिटिगेशन का 50% ऑफ योर इनकम, 1,25,000। 1,25,000 आपकी इनकम आ जाएगी। आई बात समझ में? आप ये यहां पे कह रहा है 50% ऑफ योर एक्सपेंस नहीं, जितनी इनकम आई है, जितना ब्याज है, उसका आधा खर्चा घटा लेने को मिलेगा। अगर केस डी, एक तो केस डी भी बना है ना, या लिटिगेशन का खर्चा लगा ही नहीं, हम खुद ही वकील हैं, ठीक है, खुद ही वकील है। केस ए बी सी हम खुद ही अपना केस फाइल कर लिए, तो भी आपको 50% घटाने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा तो लगा ही होगा। सरकार भी मान रही है, हम भले लिख दे रहे हैं नील, लेकिन सरकार जानती है कि कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा। तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं इनकम कंप्यूट करने का क्या तरीका है। यू डोंट हैव टू सी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि आपको खर्चा देखने से मतलब नहीं है। प्रैक्टिकली नील गलत बात है कि 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगा, ठीक है, अरे कोर्ट गए तो हो गए, भाड़ा तो लगा होगा कचहरी जाने का, आने का, 10 बार कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा ना। तो बट यू विल नॉट बी अलाउड, but you will not be allowed expense based on your actual expenditure. The only deduction that will be allowed against dividend income will be of the interest, and that too shall be restricted to 20% of the dividend income. डिविडेंड की इनकम से आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज घटा सकते हैं। जैसे कंपनी का शेयर खरीदे होगे तो उस पे डिविडेंड आएगा। उसके लिए अगर आपने लोन लिया था, लोन लेके आपने शेयर खरीदे हैं, तो आपको ब्याज घटाने को मिलेगा। लेकिन वो ब्याज कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम, इसके अलावा तो घटाने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई एम मार्किंग दिस एज इंपॉर्टेंट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन इस पे आपको अगले एग्जाम में जरूर आए। तो आइए इस पे तो हम 5-6 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको करा देते हैं। एग्जाम्पल, तो डिविडेंड इनकम कितनी है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब हमने लोन लिया था, उस पैसे, जो पैसा हमने लगाया है शेयर खरीदने में, उसके लिए लोन लिया था, तो उसका ब्याज। ठीक है, अदर एक्सपेंडिचर, डिविडेंड इनकम है मान लेते हैं 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट ऑन लोन था 50,000 रुपये का, अदर एक्सपेंडिचर भी 10,000 रुपये का था। दूसरा एग्जाम्पल, डिविडेंड इनकम 2 लाख रुपए की है, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 रुपये का है, अदर एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये का है। तीसरा एग्जाम्पल, 2 लाख रुपए का डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं है, अदर एक्सपेंडिचर 50,000 रुपये का है। आपको इनकम निकालनी है सभी केसेस में। ठीक है, सभी केसेस में आपको इनकम निकालनी है। सॉल्यूशन, तो डिविडेंड इनकम कितनी, डिविडेंड, और उसमें से ब्याज का पैसा कितना घटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अदर एक्सपेंडिचर तो घटेगा ही नहीं कभी भी, तो 2 लाख ब्याज घटेगा, इनकम के 20% ज्यादा नहीं। अगर 2 लाख रुपए का डिविडेंड आया है तो 40,000 से ज्यादा नहीं घटेगा। ठीक है, 20% ज्यादा नहीं घटेगा, तो ये 40,000 ही घटेगा, भले 50,000 था, तो आपकी इनकम हो जाएगी 1,60,000। दूसरे वाले केस में क्या होगा, 2 लाख रुपया है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 10,000, तो 10,000 घटेगा।
20% यहाँ पे एकदम फिक्स नहीं किया है। जैसे इसके पहले इनहैंस कंपनसेशन के ब्याज पे देखे थे क्या था, फ्लैट 50% आपको मिल जा रहा था, फ्लैट 50% मिल जा रहा था। सरकार भी समझती है, देख रहे हो आप, सरकार समझती है कि कोर्ट कचहरी कितनी महंगी चीज है। वो जानती है कि एक इंसान का ना 50% नहीं, उससे ज्यादा पैसा निकल जाएगा। 100 रुपया का सरकार से ब्याज निकलवाने में कोर्ट कचहरी में 100 रुपया निकल जाता है। इसीलिए तो लोग कोर्ट कचहरी नहीं करते हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में तारीख पे तारीख मिलती है, फैसला नहीं मिलता। खुद सरकार को मालूम है, इसलिए वो फ्लैट 50% कर दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं नहीं तो अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी वो कर देना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा लोगों का, ताकि ज्यादा खर्चा घटाने को ना रहे और वो ब्याज टैक्सेबल हो जाए, इसलिए सरकार वहां पे 50% बस अलाउ कर रही है। ठीक है, कम तो किसी का होगा ही नहीं, सरकार भी समझती है। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि 20% रिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 20%। तो आपका खर्चा अगर कम है तो कम ही अलाउ होगा लोन का, 1,90,000। तीसरे वाले केस में 2 लाख रुपए का डिविडेंड है, सिंस ब्याज कुछ है ही नहीं है तो कुछ नहीं कटेगा, और 2 लाख रुपए आपकी इनकम हो जाएगी। तो ये तीनों केस में इनकम आएगी। ठीक है, सो राइट, ये आपने सीख लिया। अब इसके बाद हमें देखना है सर्टेन इंटरेस्ट इनकम विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कोई भी इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, जो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है वो सेक्शन 1015 में दिया गया है, एंड दिस यू हैव टू लर्न बाई हार्ट। ठीक है, इसको एकदम लर्न बाई हार्ट कर लीजिए। ठीक है ना, फिनिशिंग सही है ना दिल बनाने की। तो चलिए मेरे साथ साथ रटिए, रेलवे बॉन्ड, 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये रटना है बस, इसमें कुछ नहीं। आपको बॉन्ड वॉन्ड कौन सा है क्या है कुछ नहीं समझना, एग्जाम में लिखा रहेगा बॉन्ड का नाम। इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो एक बात है, एग्जेम्प्टेड है यानी टैक्सेबल भी नहीं है, तो आप इनकम में जोड़ेंगे भी नहीं। क्या इस पे टीडीएस कटा होगा? इस पे टीडीएस भी नहीं कटा होगा। जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है उस पे टीडीएस नहीं कटता। तो एक तो इस पे टीडीएस भी नहीं कटा होगा, दूसरी चीज आपको इनकम में भी नहीं जोड़ना, मतलब ये कंसिडर ही नहीं करना है, बात ही खत्म। ठीक है, रट लेना है। रेलवे बॉन्ड 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 9% रिलीफ बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड और डिबेंचर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी के कुछ बॉन्ड डिबेंचर नोटिफाइड है। एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में वो 5-6 नाम आपने याद किए हैं मेरे साथ, नहीं याद आ रहा है वापस से जाइए एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर में, ये लिस्ट वहीं पे है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा हेडिंग ही है 1015। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय वेलफेयर कमिश्नर और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर द बेनिफिट ऑफ विक्टिम ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर। भोपाल गैस लीक डिजास्टर जब हुआ था तो सरकार ने भोपाल को रिवाइव करने के लिए मार्केट से पैसा उठाया था बॉन्ड के जरिए, तो उस बॉन्ड का इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है। नोटिफाइड बॉन्ड बाय लोकल अथॉरिटी और बाय स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी, लोकल अथॉरिटी के कुछ बॉन्ड गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि ये एग्जेम्प्टेड है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो 1999 में आया था, सरकार ने बोला कि घर पे जो ज्वेलरी पड़ी हुई है लाइए हमको दीजिए, ठीक है, सास बहू वाले खेल वाली ज्वेलरी, राइट, तो उसका इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है। गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोदी सरकार धड़ाधड़, आपने देखा मैंने बताया कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत गोल्ड सर्टिफिकेट बेच रही है खूब, ठीक है, तो इस पे भी 2.5% का ब्याज आता है साल का, वो एग्जेम्प्टेड होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो ब्याज आता है वो एग्जेम्प्ट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये बेटियों के लिए ये खाता खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, तो इस पे जो ब्याज आता है वो थोड़ा सा अधिक भी मिलता है और ये एग्जेम्प्टेड भी है, ठीक है, लेकिन ये बेटियों के नाम से ही खोला जा सकता है। और बेटी जब 18 साल की होती है और 21 साल की होती है तब कुछ पैसे इसमें से आते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसके भी ब्याज में एग्जेम्पशन मिलती है। 3500 रुपए की एग्जेम्पशन है और 7,000 रुपए की एग्जेम्पशन इन केस ऑफ ज्वाइंट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। मैं इसको समझा देता हूं, जैसे पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट का आपको ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है मान लीजिए 4,000 रुपया, तो आपको इसमें से 3500 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इनकम ही नहीं है ये, ठीक है, तो 500 रुपया टैक्सेबल होगा। अंडरस्टूड। अगर पोस्ट ऑफिस एसबी अकाउंट ज्वाइंट नेम से है, ए एंड बी, ठीक है, और इसका मान लीजिए ब्याज बनता है 10,000 रुपया,
तो पता है ये इनकम किसकी होगी? 5,000 ए की इनकम होती है, 5,000 बी की इनकम होती है। एक्चुअली ये ऐसे होता है, अगर ज्वाइंट नाम से खाता होता है ना पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी ज्वाइंट नाम से खाता होता है तो इनकम आधी आधी होती है, जो भी ब्याज आता है वो आधा आधा होता है। ठीक है, दोनों लोग की, ये नहीं कि ये एक अलग एओपी बन गया या बीओआई बन गया, ऐसा नहीं होता। ज्वाइंट नाम से खाता खोल देने से एओपी बीओआई नहीं बन जाता है, जितना ब्याज आता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ए का ब्याज कहलाएगा 5,000 रुपया और बी का भी ब्याज कहलाएगा 5,000 रुपया। अब दोनों को इसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी 3500 रुपए की, 3500 इसको, 3500 इसको। ठीक है, 1500 इसका टैक्सेबल होगा, 1500 इसका टैक्सेबल होगा। वही बात यहां पे लिखी हुई है 7,000, एक्चुअली 7,000 नहीं है, ये 3500 टू ईच होल्डर है, 3500 प्लस 3500 है ज्वाइंट खाते में। फिर इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज टैक्सेबल, एनएससी का ब्याज टैक्सेबल होता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में एनएससी के ब्याज को एग्जेम्प्ट लिखा हुआ है, हालांकि वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है। मैं आपको बताऊं वो होता क्या है। एक्चुअली एनएससी के ब्याज पे टैक्स नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? एग्जेम्प्ट होने की वजह से नहीं, डिडक्शन की वजह से। मैं समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज टैक्सेबल, इसीलिए सेक्शन 1015 में मैंने एनएससी नहीं लिखा। बहुत सारे लोग इसको लिख देते हैं गलती से। ये अच्छा, ये ऑथर बीकॉम के ऑथर होते हैं। ये सब सीए, सीएस, सीएमए वाले जो किताब लिखते हैं उसमें ये सब गलती नहीं होती है। ठीक है, तो वहां बीकॉम में गलती हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन एनएससी इज टैक्सेबल बट एक्रूड इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। यहां पे लिखिए, नीचे 5 ईयर मत लिखिए, यहां पे लिखिए अदर देन द लास्ट ईयर। मैं समझाता हूं, अभी सब समझाता हूं। अदर देन लास्ट ईयर इंटरेस्ट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक्चुअली है क्या, एनएससी जो है ये अर्लियर पहले 6 सालों का होता था, 6 इयर्स मेच्योरिटी होती थी इसकी पहले। ठीक है, अब इस समय 2 एनएससी चल रहा है, एक 8th इशू चल रहा है, एक 9th इशू चल रहा है। इस समय मार्केट में ये चल रहा है करंट। 8th इशू 5 साल का है, 8th इशू 5 साल का है, यस, एंड 9th इशू 10 साल का है। ठीक है, एनएससी में क्या होता है, आप मेच्योरिटी पे ही पैसा ले सकते हो, बीच में पैसा नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका पैसा सिर्फ मेच्योरिटी पे ही मिलता है। ठीक है, जब आप एनएससी में पैसा लगाते हो तो सेक्शन 80C के तहत आपको डिडक्शन मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का एनएससी खरीदूंगा, तो 1 लाख रुपए मेरी 80C के तहत ग्रॉस टोटल इनकम कम कर दी जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम से 1 लाख डिडक्शन मिल जाएगा, टोटल इनकम कम हो जाएगी 1 लाख से। आई बात समझ में? तो 80C में डिडक्शन मिलता है। अब इस पे क्या होता है, हर साल आपको ब्याज मिलता रहता है। मान लीजिए ये 5 साल का एनएससी है तो हर साल ब्याज मिलते रहता है, लेकिन ब्याज आप निकाल सकते नहीं है। सिंस आप ब्याज निकाल नहीं सकते हैं तो ये मान लिया जाता है इनकम टैक्स में कि आपने ब्याज भी इन्वेस्ट कर दिया एनएससी में। इनकम टैक्स क्या कहता है, आप एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको 80C में छूट देंगे। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। फर्स्ट ईयर हमने क्या किया, 1 लाख रुपया लगाया। ठीक है, तो हमको 80C में इसकी डिडक्शन मिल गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड ईयर हमने क्या किया, हमने इसका जो ब्याज था, ठीक है, इसका सेकेंड ईयर 1 साल बाद इसका इंटरेस्ट बना। ठीक है, कितना बना इसका सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट? ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे समझते हैं। हमने क्या किया, टाइम 0 आज टुडे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर मेरा इंटरेस्ट बन गया इस पे, मान लेते हैं 8,000 रुपया। ठीक है, मैंने जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 80, तो मुझे 80C में डिडक्शन मिल गया, क्योंकि एनएससी में इन्वेस्ट आप जितना भी करते हैं तो आपको 80C में डिडक्शन मिलता है। मेरा अगले साल 1 साल बाद इस पे 8,000 का ब्याज बन गया, पर क्या मैं ये ब्याज निकाल सकता हूं? नहीं। इनकम टैक्स कहता है एनएससी में जो भी इन्वेस्ट होगा उसकी 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये 8,000 रुपए का ब्याज भी एनएससी में इन्वेस्ट हो गया। आपको बात समझ में आ रही है? ये भी इन्वेस्ट हो गया, तो अब इसकी भी मुझे 80C में डिडक्शन मिल गई, इस ब्याज की भी। ये ब्याज टैक्सेबल है, ये ब्याज हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 8,000 दिखाएंगे और 80C में 8,000 घटा लेंगे, तो नेट इंपैक्ट मेरी इनकम पे क्या आएगा? निल। ये इनकम का इंपैक्ट आया ही नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं है और लिखते हैं इनकम एग्जेम्प्ट है एनएससी इंटरेस्ट की।
ऑब्वियसली नॉट द प्रोफेशनल कोर्सेज के टीचर, ऑब्वियसली ये सब ग्रेजुएशन में गलती होती है और उनकी बुक्स में भी ये मिस्टेक्स हैं, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, इसमें ना ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो बेसिकली अब यही प्रिंसिपल सम हो गया, ये एनएससी में इन्वेस्ट हो गया। अब अगले साल जो मुझे ब्याज मिलेगा वो 1,08,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगले साल का जो मेरा ब्याज बना वो 8,080 रुपया बना। हालांकि अभी शायद एनएससी पे जो ब्याज चल रहा है शायद 7.75% चल रहा है, ये सबसे आपको ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो आफ्टर 2 ईयर मेरा इंटरेस्ट ये बना, तो इसकी भी मुझे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि मैं पैसा निकाल तो पाया नहीं। फिर 3 साल आफ्टर 3 ईयर फिर इंटरेस्ट बना कुछ, ठीक है, इसकी भी एटीसी में डिडक्शन मिल गई, ठीक है। अब मैं देखिए बार बार एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, मुझे परेशान ना करिएगा। 8,200 हो गया मान लेते हैं, ठीक है। फिर चौथे साल 4th ईयर इंटरेस्ट हो गया मान लेते हैं 8,350 रुपया, ठीक है। इसकी भी एटीसी में डिडक्शन मिल गई, ठीक है। अब 5वें साल 5th ईयर इसकी मेच्योरिटी है, आफ्टर 5 ईयर तो इसकी मेच्योरिटी है, इस समय यही वाला एनएससी चल रहा है, 5 साल बाद इसकी मेच्योरिटी है। तो इंटरेस्ट इसका आया मान लेते हैं 8,650 रुपया, तो 10 प्लस 1,00,000 रुपया जो आपने इन्वेस्ट किया था ये पूरा का पूरा रिडीम हो जाता है, पूरा पैसा मिल जाता है आपको 5 साल बाद, ठीक है। अरे मतलब ये सारा मिल जाता है 8,650 प्लस ये भी, ये सब पूरा का पूरा रिडीम हो जाता है, मतलब पूरा पैसा वापस आ जाता है ना अब आपको 5वें साल। तो ये पैसा ब्याज का इन्वेस्ट नहीं हुआ, इसलिए एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है, नो डिडक्शन, क्योंकि ये इन्वेस्ट कहाँ हुआ 5 साल पे, तो मैच्योरिटी हो गई ना, हर साल का ब्याज इन्वेस्ट हो जा रहा था एनएससी में, ठीक है। 5वें साल जैसे ही ब्याज आपका बना तुरंत ही मैच्योर ही हो गया सीधे, अब तो 5 साल का ब्याज 1,00,000 रुपया सब मैच्योर हो गया, ये पूरा का पूरा रिडीम हो गया, ये फुल रिडीम हो गया 5वें साल। और ये बात समझ में सबको, इसलिए सिंस ये एनएससी में इन्वेस्ट नहीं हुआ इसलिए इसकी डिडक्शन नहीं मिलती। अब हर साल का ब्याज टैक्सेबल होते जा रहा है, लेकिन आखिरी साल का ब्याज जब टैक्सेबल हुआ तो डिडक्शन नहीं मिली, इसलिए वो फाइनली उस पर टैक्स पे करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पे मैंने जैसे लिख रखा था ना, बट एक्रूड इंटरेस्ट अदर देन द लास्ट ईयर इंटरेस्ट, ठीक है, other than the last year interest is eligible for deduction under section 80C. last year interest will not be taxable under section 80C. जो पहले क्या होता था, जब 6 साल का एनएससी था, जब 6 साल का एनएससी था तो 5 साल का इंटरेस्ट एटीसी डिडक्शन मिलती थी और 6वें साल के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती थी। 10 साल वाले एनएससी में क्या होगा, 9 साल के ब्याज का डिडक्शन मिलेगा एटीसी में, 10वें साल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एनएससी कितने साल का है ये आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में लिखा रहेगा। 8th इशू आप याद कर सकते हैं, इशू से भी करंटली 8th इशू चल रहा है, और अगर नहीं लिखा हो तो आप 5 साल वाला ही एनएससी मानिएगा। 8th और 9th दोनों चल रहा है, लेकिन सिंस ये दोनों चल रहा है तो लोग 10 साल वाला नहीं खरीदेंगे, आप भी समझिए। अगर मैं कहूंगा कि क्योंकि ये लॉक इन हो जाता है, पैसा निकलता तो है नहीं बीच में, थोड़ा सा ब्याज ज्यादा है 10 साल वाले में, लेकिन एग्जाम में अगर ना बोले तो आप 8th इशू ही मानिएगा, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। अगर ये 100 लोग खरीदेंगे 5 साल वाला ना, तो 2-4 लोग ही खरीदते हैं 10 साल वाला एनएससी, मतलब मार्केट में इतना कम पॉपुलर है 10th ईयर एनएससी अभी, ठीक है। तो यू विल फोकस ऑन टू 5 ईयर, तो आप 4 साल का ब्याज मानेंगे एटीसी के लिए एलिजिबल, और 5वें साल का ब्याज मानेंगे नॉट एलिजिबल फॉर एटीसी, ठीक है। Then comes deduction for interest on saving account under section 80 TTA up to ₹10,000। ये क्या होता है, जैसे अगर पोस्ट ऑफिस का एसबी अकाउंट है तो उसका ब्याज 3500 एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर बैंकों में आप एसबी अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, बैंकों में भी देखिए 3 तरीके के अकाउंट खुलते हैं, एक तो सेविंग अकाउंट होता है, एक आरडी अकाउंट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है। आरडी और फिक्स डिपॉजिट में कोई भी छूट नहीं है ब्याज की, ठीक है, वो पूरा टैक्सेबल होता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट में एग्जेम्पशन मिलती है और बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट में डिडक्शन मिलती है, ठीक है। 10,000 रुपए की डिडक्शन होती है और सीनियर सिटीजन को 80 TTB में मिलती है। ये अदर देन सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन है। तो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है और बाकी लोगों को 10,000 रुपए की डिडक्शन मिलती है। यही अगर पोस्ट ऑफिस में होता तो क्या है, आपको ये 3500 की एग्जेम्पशन है, 7,000 की एग्जेम्पशन है। क्या 80 TT और 80 TTB मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि ये कोई भी सेविंग अकाउंट के लिए है। एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर पोस्ट ऑफिस।
दिस इज ओनली फॉर पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज फॉर बोथ, मतलब दिस फॉर ऑल सेविंग अकाउंट, बैंक ऑल्सो एंड पोस्ट ऑफिस ऑल्सो। ठीक है, यानी अगर आपको 13,500 रुपया का ब्याज आता है तो भी टैक्स नहीं लगेगा अगर पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट है। 3,500 एग्जाम करा लेंगे, 10,000 रुपए की डिडक्शन ले लेंगे, फाइनली टैक्स नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम कह सकते हो क्या, एग्जाम पूरा नहीं, एग्जाम 3500 ही है। ठीक है, 13,500 रुपया का अगर ब्याज आया पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में, 3,500 एग्जामेशन में कटाएंगे, 10,000 रुपया डिडक्शन में कटाएंगे। ठीक है, फाइनली टैक्स नील हो जाएगा इतने ब्याज तक भी। एक्चुअली ज़्यादा इस पे तो अभी आप फोकस कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिडक्शन आप सेपरेटली एक चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्शन का, तो आपको पूरा एटीसी से एटीयू तक का डिडक्शन क्लियर हो जाएगा। सिंस यहाँ पे ब्याज की बात हो रही है ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे लगता है ब्याज से रिलेटेड जितनी बातें हैं जरा एक जगह बता भी दो ताकि बच्चे के पास भी नोटेड रहे, भले उसको पार्शियल बात समझ में आए तो भी समझ में आए। अभी इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, दिस यू वेरी वेल नो कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से किराया आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन अगर मशीन प्लांट फर्नीचर को हम किराए पे देते हैं तो या तो वो मेरा बिजनेस है देना, और अगर बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में आएगा। जनरेटर हम किराए पे चलाते हैं, धंधा है मेरा, तो पीजीबीपी। जनरेटर मेरे ऑफिस में लगा हुआ है, किसी की शादी में लगवा दिया हमने, तो अदर सोर्सेज की इनकम आई। इनकम फ्रॉम कंपोजिट लेटिंग, ये लेक्चर हॉल मैंने सिखाया था उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कंपोजिट लेटिंग हम प्लांट मतलब हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट भी दे रहे हैं, और ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो पूरी की पूरी इनकम क्या होती है, इधर पीजीबीपी या अदर सोर्सेज। पीजीबीपी कब होगी, जब शहर में 20 लेक्चर हॉल बनवा के सब किराए पे लगा दिए हैं, पीजीबीपी है। शहर में 20 लेक्चर हॉल नहीं बनवाए, मेरा खुद का लेक्चर हॉल है। ठीक है, लेकिन मैं 10 दिन के लिए घूमने जा रहा था, कहीं खाली पड़ा था, तो किसी और टीचर को दे दिया कि तुम मेरा लेक्चर हॉल यूज कर लेना, और उससे मैंने किराया ले लिया। लेक्चर हॉल का किराया लिया, हॉल का नहीं, सिर्फ हॉल का किराया लेते, खाली हॉल का, तो वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती। लेकिन ये लेक्चर हॉल मैंने किराए पे दिया, ये इनकम कौन सी हो जाएगी, मेरी अदर सोर्सेस। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गिफ्ट का टैक्सेशन। वो आपके साथ करेंगे हम अगली क्लास में। विल स्टॉप हियर।